morning students, class 8 subject geography chapter 3 part 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आप पढ़े हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके यूटिलिटी के बारे में, दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, भारत में किस राज्य में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। आपने इसमें ये जाना है कि मिनरल कितने महत्वपूर्ण हैं आम जीवन में, हमारे जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए और विकास के लिए। इसलिए और ये भी आप पढ़े हैं कि इसकी मात्रा सीमित है, असीमित नहीं है। लगातार अगर हम मिनरल्स का यूज करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे खनिज समाप्त हो जाएंगे। इसके फॉर्मेशन प्रोसेस में आप पढ़े हैं कि इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लगते हैं, तो यह तुरंत फिर से प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें यदि अपने फ्यूचर जनरेशन पर, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अगर मिनरल को हम बचा के रखना चाहते हैं कि आज हम उसका यूज कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका यूज करें, तो फिर हमें इसके कंजर्वेशन, इसके संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम यूज करें लेकिन संरक्षित तरीके से। मिनरल को कैसे संरक्षित तरीके से, जिसको हम की सब आज के दौर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द है, संरक्षित विकास, जिसमें डेवलपमेंट के साथ साथ रिसोर्सेस का संरक्षण करना भी शामिल होता है। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संरक्षित विकास कहते हैं। तो आज का दौर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दौर है, संरक्षित विकास का दौर है। और ऐसे दौर में, इस युग में मिनरल कंजर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख एक तरीका है जिसके द्वारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में जो तरीका बताया गया है, उस तरीके को 3 R's के नाम से जाना जाता है। आप बुक में यहां देखेंगे कि 3 R's है क्या? R1 रिसाइकलिंग, फिर से प्राप्त करना, रिसाइकलिंग, पुनरुत्पादन जिसको कहते हैं। रिसाइकलिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच यूज्ड मटेरियल वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें उपयोग में लाए गए वस्तुओं को फिर से नए वस्तु के रूप में हम उसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं और उसका फिर हम यूज करते हैं। मेटल कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड यूज। जितने भी मेटल है उसको रिसाइकिल करके फिर से उसको दोबारा यूज के लायक बनाया जा सकता है। इससे हमें नए मेटल की जरूरत कम पड़ेगी। बहुत से ऐसे मेटल हैं जो फिर दोबारा से उसको प्रोसेस में डाल के उसको रिफाइन करके फिर से उसको यूज के लायक बनाया जा सकता है। तो इससे कम से कम मिनरल का खपत होगा, कंजम्पशन कम होगा। इससे मिनरल को संरक्षित किया जा सकता है। सेकेंड R2 जो है, रिड्यूसिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ए लॉट ऑफ मिनरल्स आर वेस्टेड इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन। खनिज निकालने में और उसको प्रोसेसिंग करने में बहुत सारा मात्रा खनिज का बेकार होता है, बर्बाद होता है। तो उस बर्बादी को रोक के भी, रिड्यूसिंग का मतलब यही है कि खनिज पदार्थों के बर्बादी को रोक के भी हम खनिजों का संरक्षण, मिनरल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ये R2। R3 है रीयूजिंग, फिर से उसका यूज करना। कोई सामान, कोई भी वस्तु जो मिनरल से बनी हुई है उसका हम यूज करते हैं। एक बार खरीद लिए, जैसे हम वाटर बॉटल वगैरह खरीदते हैं या टीन के डब्बे, यूज प्लास्टिक का कोई भी चीज सामान खरीदते हैं, तो एक बार उसमें का प्रोडक्ट का यूज करने के बाद फिर से उस बोतल का हम यूज करने लगते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पुरानी चीजों का
जब तक वह इस्तेमाल होने के लायक हो तब तक फिर दोबारा से उसका इस्तेमाल करना, इसी को रीयूजिंग कहा जाता है। तो रीयूजिंग के द्वारा भी हम पुराने वेस्ट मटेरियल का यूज करके अपना काम चला सकते हैं, जिससे खनिजों के ऊपर बोझ कम पड़ता है, कम खनिज खपत होंगे, खनिजों का संरक्षण होगा और खनिज बचेंगे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में ये 3 चीजें R1, R2, R3, यही 3 तरीका है मिनरल कंजर्वेशन का। इसको अच्छे तरीके से हमें याद कर लेना है, इसको पढ़ना है। अब आता है इस चैप्टर का दूसरा भाग। पहला भाग मिनरल के बारे में आपने पढ़ा, समझा कैसे उसको कंजर्व करना जरूरत है। दूसरा इसका भाग है पावर रिसोर्सेस, शक्ति के संसाधन। जिन चीजों से मशीनें चलाई जा सकती हैं वो सभी चीज पावर रिसोर्सेस कहे जाते हैं। जब साइंस डेवलप्ड नहीं था उस समय पावर के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? एनिमल का, जानवरों के पावर से लोग काम करते थे। घोड़ा सबसे पावरफुल जानवर माना जाता था, इसलिए जब शक्ति का खोज हुआ पावर, तो पावर का जो मात्रक है वह हॉर्स पावर ही, HP ही माना गया, क्योंकि प्राचीन काल से घोड़े की ताकत सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। युद्ध वगैरह में भी घोड़ा का इस्तेमाल होता था, इसलिए जब पावर का खोज हुआ तो पावर का मात्रक हॉर्स पावर को ही बनाया गया। लेकिन आधुनिक युग में शक्ति के बहुत सारे संसाधन हैं, डिफरेंट तरह के संसाधन हैं, जिसके द्वारा हम एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, और जिसके द्वारा हम दैनिक जीवन के काम को पूरा करते हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेस को हम पावर रिसोर्सेस या एनर्जी रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। जैसे अबाउट पावर रिसोर्सेस में लिखा है कि आपने कभी देखा है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका घर कैसा होगा? टेलीविजन, ट्यूबलाइट, ये सब जो जलते हैं, टेलीविजन जो चलाए जाते हैं हमारे घर में, फैन, एयर कंडीशन, या सड़क पर जो गाड़ियां वगैरह ट्रांसपोर्टेशन में या जो मशीनें चलती हैं, आखिर वह किस चीज से चलती है? आप देखते हैं कि अगर जानवरों के पावर के अलावा अगर चलती है कोई भी मशीन तो डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से या इलेक्ट्रिक से। सबसे प्राचीन जो एनर्जी रिसोर्सेस है वह है कोयला। सबसे पहले मनुष्य जिस एनर्जी रिसोर्सेस का, यानी जानवरों के बाद, जानवर की एनर्जी रिसोर्स का यूज होता था वो, तो उसके बाद जब कोई प्रोडक्ट से एनर्जी उत्पादन करने की बात आई तो सबसे प्राचीन और परंपरागत जो वस्तु है वह है कोयला। तो जितने भी पावर रिसोर्सेस हैं उनको हम 2 भाग में बांटा गया है। एक है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, परंपरागत शक्ति संसाधन, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन। कन्वेंशनल जिनका प्राचीन काल से हम यूज करते आ रहे हैं उन्हें हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं, और वैसा एनर्जी रिसोर्सेस जिसका यूज हाल के समय में कुछ वर्षों पहले से होना शुरू हुआ है, आधुनिक काल में उसका यूज होने लगा है, उस तरह के रिसोर्सेस को हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिटेल हमें पढ़ना है। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस में जो कहता है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेस आर नॉर्मली फुली डेवलप्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस व्हिच हैव बीन इन यूज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। नॉन रिन्यूएबल मतलब तुरंत फिर से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस जितने हैं वो सभी नॉन रिन्यूएबल हैं। जैसे सबसे पहले फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि वह जमीन के अंदर जीव और पेड़ पौधों के अवशेषों को लंबे समय तक दब जाने के कारण वो पेट्रोलियम के रूप में वही कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल, नेचुरल गैस, वायर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर,
ये इतने जो शक्ति के संसाधन हैं, पर कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और हाइडल पावर। हाइडल पावर कहते हैं पनबिजली, पानी से बिजली उत्पन्न करने की जो तरीका है, सिस्टम है, उसी को हम हाइडल पावर कहते हैं। सबसे पहले कोल के बारे में देखना है कि कोयला जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। कोयला भी फॉसिल से, जीवाश्म से ही बनता है जमीन के नीचे। यह फॉसिल फ्यूल जो है चमकता हुआ काले चट्टान की तरह दिखाई देता है। कोयला आप देखे हैं ब्लैक रॉक। कोल है प्लेंटी ऑफ एनर्जी, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, इसको जलाने से एनर्जी उत्पन्न होती है। प्राचीन काल से इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एनर्जी। यह हीट एनर्जी और प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा दोनों ये उत्पन्न करता है। इसलिए लंबे समय से कोयला का यूज डोमेस्टिक घर में खाना बनाने के लिए, उसके बाद कारखानों में, इंडस्ट्रीज में भी, खासकर स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, लोहा इस्पात उद्योग में जो वो भट्ठी उसका होता है वह कोयला से ही वहाँ ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में कोयले का यूज किया जाता है। कोयला जला करके उसकी एनर्जी से बिजली तैयार की जाती है, जिसको हम थर्मल पावर के नाम से जानते हैं, ताप विद्युत केंद्र। कोल दैट वी आर यूजिंग टुडे टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म, जो कोयला आज हम यूज कर रहे हैं वह आज उसको बनने में लगभग हजारों साल लगे हैं। तो अर्थ इज कवर्ड विथ ह्यूज स्वैम्प, वी आर फिल्ड विथ ग्रेट फर्न्स एंड प्लांट्स। कोयला बना कैसे कि आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु थे। प्राकृतिक कारणों से वो सारे जीव जंतु पौधे हजारों वर्ष तक जमीन के नीचे दबते हुए चले गए और वही चीज जो है कोयले के रूप में कन्वर्ट हो गया। वही इसमें बताया गया। दुनिया के जो सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर कंट्री हैं, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देश माने जाते हैं। भारत में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भारत में ये कोयला मिलता है, ये इसलिए याद रखना। दूसरा, आधुनिक काल का दूसरा इंपॉर्टेंट जो एनर्जी रिसोर्सेस है वह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकलने वाला एक पदार्थ है जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल या खनिज तेल, अंग्रेजी में उसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। जमीन के नीचे से जब वो चीजें निकलती है तो एकदम नाली का जो काला गंदा पानी आप शहरों में बहते हुए देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके का वह क्रूड ऑयल होता है, जमीन के नीचे से वह निकलता है। और उस क्रूड ऑयल को ऑयल रिफाइनरी सेंटर में लाया जाता है, तेल साफ करने का कारखाना। हमारे बिहार में आपके बगल में बरौनी में तेल साफ करने का कारखाना है, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में है, गुजरात के अंकलेश्वर में है, जो भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी माना जाता है। तो ये जो यही क्रूड ऑयल है, वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टीनी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी पहले भी हम क्लास में बताए हैं कि छोटे छोटे जंतुओं और पौधों के जमीन के अंदर दब जाने से ये क्रूड ऑयल वहां बने हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पिछले इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पहले बताया है। और प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये जो है फॉसिल फ्यूल में परिणत हो जाते हैं। ये ऑयल इज फाउंड अंडरग्राउंड बिटवीन फोल्ड्स एंड रॉक्स, चट्टानों के बीच में ये पाए जाते हैं। और उसको ड्रिलिंग करके, जो खनिज निकालने का तरीका में जो ड्रिलिंग सिस्टम है, उस ड्रिलिंग के द्वारा इस पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है और फिर इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो वो जो क्रूड ऑयल है उनसे डिफरेंट तरह की चीजें निकलती है, जैसे हवाई जहाज में यूज होने वाला ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, लुब्रिकेंट्स, मोबिल, ये सब चीजें जो है चिकनाई प्राप्त करने वाली चीजें, नेफ्थलीन और भी बहुत सारी चीजें। यानी समझ लीजिए कि वो जो क्रूड ऑयल होता है, काला बिल्कुल नाली के गंदे पानी की तरह, वह इतना वैल्यूएबल है तो उसका एक एक चीज कीमती है। और वो उसमें से जो लिक्विड है उसका पेट्रोलियम वगैरह बनता है, उसमें से जो कचरा वगैरह निकलता है
उससे मोबिल, नेफ्थलीन, ग्रीज, ये सारी चीजें, चिकनाई वाली सारी चीजें बनती है। यानी उस क्रूड ऑयल का कोई भी जो हिस्सा है वह बेकार नहीं होता है, उसका लिक्विड या सॉलिड जो भी फॉर्म्स उसमें मिला हुआ है सबका यूज होता है। और वह इतना वैल्यूएबल है आज के युग में कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, काला सोना के नाम से इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए। आज दुनिया में ज्यादातर सबसे ज्यादा जिस एनर्जी रिसोर्सेस का यूज हो रहा है वह पेट्रोलियम ही है। दुनिया में पेट्रोलियम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर है। इसके अलावा और जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री हैं यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, और भारत में पेट्रोलियम जो है असम के डिगबोई और मुंबई के नजदीक समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में भी भारत में ये पेट्रोलियम पाए जाते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस में तीसरा आता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। यह भी फॉसिल फ्यूल ही है, जीवाश्म ईंधन है। जहां से जिन चट्टानों के बीच से क्रूड ऑयल निकलता है उसी बीच से नेचुरल गैस भी निकलती है। जो हम घर में एलपीजी से खाना बनाते हैं, या जो सीएनजी गैस है, या जो भी गैस इंडस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं, यह जो रिसोर्स है वह बहुत साफ सुथरा रिसोर्सेस है। क्योंकि पेट्रोलियम और कोल, ये दोनों जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, इनसे पोल्यूशन काफी बढ़ता है, धुआं निकलती है, प्रदूषण का एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन नेचुरल गैस एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस है, जिससे पोल्यूशन को भी कोई खतरा नहीं पहुंचता है। यह लॉट ऑफ हीट एंड लाइट देता है और डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, धुआं भी उत्पन्न नहीं करता है। दुनिया में नेचुरल गैस के सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है रसिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन एंड नीदरलैंड। इंडिया में भी जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा राज्य में नेचुरल गैस के कुछ भंडार पाए गए हैं, लेकिन वह काफी कम मात्रा में ये नेचुरल गैस पाए जाते हैं। अगला जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है वो हाइडल पावर, पन बिजली। ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी गिरा के, डैम बना के पानी को इकट्ठा किया जाता है और उस पानी को ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है और उसको टरबाइन पे वो पानी गिरता है और वो टरबाइन वैसे घूमता है जैसे जनरेटर। आप देखते हैं कि डीजल इंजन से जनरेटर को घुमाया जाता है तो बिजली उत्पन्न होती है, उसी तरह बड़ा बड़ा जनरेटर टरबाइन लगा होता है और पानी की धारा से उसको घुमाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये हाइडल पावर है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। रेन वाटर हो या वर्षा का पानी हो, उसको डैम में एकत्र करके और उसको टरबाइन पर पाइप के द्वारा गिराने से वो टरबाइन तेजी से घूमती है और इससे उसका कनेक्शन जनरेटर से होता है और यह जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या पनबिजली कहते हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों में आधुनिक काल में बहुत सारे ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं जिसमें मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स आर 1/4 कहता है कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू हाइडल पावर। दुनिया में जितनी बिजली उत्पन्न होती है उसका 1/4 हिस्सा हाइडल पावर से उत्पन्न होता है। ब्राजील, पराग्वे, नॉर्वे और चाइना हाइडल पावर के मामले में सबसे आगे हैं और भारत में भी हाइडल पावर स्टेशन हैं। भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुना सागर, टिहरी डैम हाल फिलहाल में बना है। सबसे पुराना डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये सबका नाम आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये हमारे देश के महत्वपूर्ण हाइडल पावर स्टेशन है। अब दूसरा जो रिसोर्स है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन। जैसा कि पहले हमने बताया कि इनका यूज परंपरागत रूप से नहीं होता है और जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं वे नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब फिर से वो जल्दी से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं
गैर परंपरागत साधन, वो सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, वो अब फिर से उनको प्राप्त बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो हाल फिलहाल में आधुनिक काल में जिस तरह के एनर्जी रिसोर्सेस का यूज हो रहा है उसी को हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस में सबसे पहला है सोलर एनर्जी। सूर्य के बारे में आप जानते हैं कि यह असीमित और अक्षय सोर्स है, जो बहुत जल्दी या कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक सूरज भी रहेगा और सोलर एनर्जी भी रहेगी। Solar energy, radiant light and heat from the sun is harnessed using a range of ever-evolving technologies such as solar heating, solar photovoltaic, solar thermal electricity, solar architecture and artificial photosynthesis। सोलर एनर्जी का यूज विभिन्न तरीकों से किया जाता है। एक स्पेशल प्लेट आता है, उस प्लेट पर सोलर एनर्जी जब सौर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसके एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है। सोलर वाटर कोई हीटिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा सोलर एनर्जी बाय फार द अर्थ मोस्ट इजीली अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज, दुनिया में सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला एनर्जी रिसोर्सेज है सोलर एनर्जी। लेकिन इसका थोड़ा लिमिटेशंस भी है कि जैसे जहां सूरज की रोशनी कम आती हो या क्लाउडी क्लाइमेट हो तो ऐसे में यह एनर्जी कंटिन्यू काम नहीं कर सकती। लेकिन जहां धूप तेज आती हो उस एरिया में ये सोलर एनर्जी काफी वैल्यूएबल होता है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर इलेक्ट्रिक लाइटें वगैरह भी जलती हैं सौर ऊर्जा से। स्ट्रीट लाइट के रूप में या मैदान वगैरह को रोशनी लाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज होता है। आप अपने विद्यालय में भी देख रहे हैं कि हमारे सभी कंप्यूटर्स वगैरह सोलर प्लेट छत पे लगा हुआ है और सोलर एनर्जी का यूज करके हम सभी चीजों को चला रहे हैं। तो ये सोलर एनर्जी है, लाइन बाय लाइन इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल है वो है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जहां बहुत तेज से हवा चलती है, जो एकदम शून्य सन्नाटा क्षेत्र होता है जहां तेजी से हवा चलती है, तो वहां पंखा रहता है जो हवा से घूमता है। उसकी तस्वीर ऊपर में दी गई है, बुक में आप देखिए। We already know that wind is simply air in motion. Wind is powered by solar energy. Wind arises because of uneven heating on the earth surface by the sun. सोलर एनर्जी से ही विंड एनर्जी भी पैदा होती है, क्योंकि हवा का चलना जो है सूर्य के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो यह भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। और इस तरह का विंड फैन लगा के हवा चक्र जिसको कहते हैं, इस तरीके से विंड एनर्जी के द्वारा भी आधुनिक युग में बिजली उत्पन्न की जाती है। विंड फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में बहुत सारे विंड एनर्जी प्रोडक्शन हवा से उत्पन्न की जा रही है बिजली। 1990 के दौर में भारत भी है जो महत्वपूर्ण प्रोग्रेस किया है विंड एनर्जी उत्पन्न करने के मामले में। 31 मार्च 2014 तक इंडिया हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इतना मेगावाट विंड एनर्जी उत्पन्न करने वाला। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एकदम एक एक लाइन इसको पढ़ के देखना है कि किस राज्य में कौन सा एनर्जी रिसोर्सेस का प्लांट या सेंटर बनाया गया है। आधुनिक युग का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है वह न्यूक्लियर पावर, अणुशक्ति, परमाणु शक्ति। एटम बम का नाम आपने सुना होगा, साइंस में आपने पढ़ा है कि एटम के न्यूक्लियस में, पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम कहलाता है और उसके न्यूक्लियस में एनर्जी होती है। और इस एनर्जी का यूज डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरीकों से किया जाता है। तो आप देखते हैं जैसे सूरज और तारे, ये दोनों आसमान में चमकते रहते हैं। आखिर वहां उसमें कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई तो नहीं है। आखिर वो सूरज और तारे क्यों चमकते हैं? क्योंकि सूरज और तारों के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है उसी एनर्जी से वो दोनों चमकते नजर आते हैं। सूरज जो हीट हमारे सूरज का जो तापमान धरती पर आता है वह भी सूरज के न्यूक्लियस के एनर्जी के माध्यम से ही आता है। तो इसका खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमने बताया कि
विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों तरह के काम हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर का डिस्ट्रक्टिव यूज करके एटम बम बनाया जा सकता है, बनाया भी गया, और उस एटम बम का जापान पर यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यह एटम बम का फर्स्ट एंड लास्ट यूज था। आज तक बहुत सारे देशों के पास एटम बम है, लेकिन दुनिया के किसी देश ने उसके बाद दोबारा एटम बम का यूज नहीं किया है। तो ये तो इसका डिस्ट्रक्टिव यूज है। कंस्ट्रक्टिव यूज है कि उसी न्यूक्लियस के एनर्जी से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, एटॉमिक रिएक्टर बनाया जाता है, और उस रिएक्टर के माध्यम से उससे न्यूक्लियस एनर्जी से, एटम के न्यूक्लियस एनर्जी से बिजली पैदा की जाती है। यह जो है न्यूक्लियर पावर कहलाता है। दुनिया का 16% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर पावर से आता है, और इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं थोरियम और यूरेनियम, इनका यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है उस रिएक्टर को चलाने के लिए, और उस रिएक्टर से बिजली उत्पन्न होती है। तो आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेस है वह है न्यूक्लियर पावर, एनर्जी रिसोर्सेस, थोरियम और यूरेनियम का यूज होता है। दुनिया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर कंट्री है यूएसए और यूरोप। भारत में भी राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम और थोरियम के डिपॉजिट मिले हैं, और केरल में भी कुछ यूरेनियम, बड़ी संख्या में थोरियम मिले हैं बड़ी मात्रा में। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हमारे देश में है, जैसे तमिलनाडु का कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राणा प्रताप सागर, कोटा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा, ये सारे जगह में न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जहां अणु शक्ति से, परमाणु शक्ति से बिजली बनाई जाती है। एक और जो एक तरह का एनर्जी है वो जियोथर्मल एनर्जी, भूगर्भीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, जमीन के नीचे से निकलने वाली ऊर्जा। आप जानते हैं कि जमीन के नीचे काफी टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम जमीन के नीचे जाते हैं, वही इसमें पूरा पढ़ेंगे आप, तो समझाया गया है कि जमीन के नीचे जैसे हम जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो वो सारे टेम्परेचर जमा होके एनर्जी का यूज करके अपने आप जमीन के नीचे से ये एनर्जी निकलती रहती है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां जमीन के नीचे से एनर्जी निकलती है। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है दुनिया में, गर्म झरने हैं। हमारे राजगीर में गर्म पानी का कुंड है। आखिर उस पानी का, वहां वो कुंड का पानी गर्म क्यों होता है? तो हो सकता है कि उसके नीचे वही जियोथर्मल एनर्जी कंटिन्यू निकल रही है, जिसके कारण से वो पानी गर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि सल्फर की मात्रा है इसलिए गर्म है। कारण जो भी हो, तो जियोथर्मल एनर्जी के कारण दुनिया भर में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग हैं, और जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी का यह एक नेचुरल रिसोर्स है। दुनिया में USA has the world's largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, फिलीपीन और सेंट्रल अमेरिका। ये सारे देश हैं जहां जियोथर्मल एनर्जी का यूज होता है। सबसे आखिरी है टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल एनर्जी समुद्र के ज्वार भाटा में, आप जानते हैं कि ज्वार के समय समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे की तरफ आता है। तो ये पानी के उतार चढ़ाव को और समुद्र की लहरों का स्पीड का यूज करके टरबाइन को मूव कराया जाता है, और उस टरबाइन को जनरेटर से जोड़ दिया जाता है, ठीक जैसे कि हाइडल पावर में किया जाता है। उसी सिस्टम का यूज करके समुद्र के ज्वार और समुद्र की लहरों से भी बिजली बनाई जाती है, जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक है बायोगैस। आप गांव देहात में देखे होंगे, गाय का गोबर, कचरा, इन सब चीजों से एक बहुत बड़े गड्ढे में उन सब चीजों को जमा किया जाता है। ऊपर से सीमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ताकि नीचे वो डीकम्पोज होता है। बायोगैस इज ए गैस प्रोड्यूस व्हेन एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट डीकम्पोज इन ए प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। बायोगैस एक ऐसा गैस है जब पौधे या जानवरों के जो अवशेष हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डीकम्पोज होते हैं, और वो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, ये सब चीजें
उस गड्ढे में डाल दी जाती है और उसको डिकम्पोज होने के बाद उससे जो गैस निकलती है उसका यूज खाना बनाने में, लाइट वगैरह जलाने में या छोटे छोटे डोमेस्टिक यूज में बायोगैस का उपयोग किया जाता है। तो यह भी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है। बस इस सबको एक एक जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ के समझेंगे। जो समझाने वाला तो हम समझा भी दिए हैं, रीडिंग जरूर करेंगे। पूरे जो भी बुक में जो भी लाइनें लिखी हुई है एक एक लाइन को जब रीड करेंगे तब उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर इसका असाइनमेंट भी दे दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए गए हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से आप बनाएंगे। बस ज्योग्राफी ये लेसन 3 खत्म।